हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सागर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर 6, 7, 8। ओके, नोट्स इसका देखेंगे, इसका सिलेबस को समझेंगे। ओके, और ये कहाँ का है तो कुल्हान यूनिवर्सिटी का है। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। होगा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कोशिश कीजिएगा कि बैक ना लगे, अच्छे से लिख के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आपका मेजर पेपर 6 का टाइटल क्या है तो हिंदी भाषा और उसका विकास। आपको यहाँ पे पूरा क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ना है, उसको विकास का पढ़ना है, उसका उद्भव का पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको विस्तार से पढ़ना है। आपका यूनिट ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इकाई 1 में क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, विकास कैसा है, कहाँ तक है, ठीक है। ये सब आपको बताना है। इकाई 2 में क्या पढ़ना है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी के विविध रूप, हिंदी के विविध रूप को पढ़ना है, इसका विस्तार को पढ़ना है। साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास, आपको खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ वो पढ़ना है। हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रमुख संस्थाओं का योगदान, हिंदी का प्रचार प्रसार में जो भी प्रमुख संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है उसको आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, विस्तार के साथ क्या हुआ, प्रचार प्रसार हो रहा था तो बहुत आलोचना भी हुआ है हिंदी भाषा का, हुआ है कि नहीं। चलिए, इकाई 3 में क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, संचार और माध्यम। इकाई 4 में क्या है, देवनागरी लिपि का विकास, आपको देवनागरी लिपि का विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और वैज्ञानिकता और उसका मानकीकरण। यहाँ पे आपका मेजर 6 खत्म हो रहा है, बहुत छोटा है, आप आराम से अच्छे मार्क्स आराम से ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग मेजर पेपर 7 को डिस्कस करते हैं। ओके, कथा, साहित्य, कहानी व उपन्यास। तो समझ लीजिए, कहानी तो आपको पता होगा लेकिन उपन्यास थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। उपन्यास किसको बोलते हैं ना, जो आपको कहानी, वैसा कहानी या कथा जो पढ़ के लगेगा कि ये तो हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, हमारी ही भाषा के प्रयुक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है, उपन्यास बोला जाता है। लगेगा वहाँ कि ये मेरे ही जीवन का संघर्ष है, आप मतलब कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, आपको मतलब प्रतिबिंब आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, प्रतिबिंब जैसा प्रतीत होगा। ओके, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉवेल बोलते हैं। तो आपको और अभी आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो चलिए, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, कहानी के तत्व। तो कहानी के क्या क्या तत्व है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। आपको हर एक में क्या उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी कहानी का, हिंदी का नहीं, हिंदी कहानी का। इकाई 2 में भी सेम पढ़ना है, उपन्यास के तत्व और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उपन्यास का, ठीक है। इकाई 3 में क्या पढ़ना है, मुंशी प्रेमचंद के पूस की रात पढ़ना आपको। अज्ञेय का क्या पढ़ना है, रोज। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या पढ़ना है, उसने कहा था। जैनेन्द्र कुमार का क्या पढ़ना है, पाजेब। ऊपा प्रियवंदा जी का क्या पढ़ना है, वापसी। ओके, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, भीष्म साहनी का तमस। ओके, ऊषा प्रियवंदा जी का क्या पढ़ना है, 55 खंबे लाल दीवारें। ओके, चलिए, अब मेजर पेपर 8 का देख लेते हैं सिलेबस हम लोग, सेमेस्टर 4। इसमें आपका हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना। ओके, तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना, हिंदी आलोचना की अवधारणा एवं पृष्ठभूमि। तो कैसे कैसे आलोचना हुआ, क्या अवधारणा रही थी, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना, हिंदी आलोचना के विविध स्वरूप एवं उसका विकास को पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, स्वान त्रयोतर हिंदी आलोचना और प्रमुख आलोचक। आलोचना तो होता था लेकिन उनके कौन प्रमुख आलोचक थे उनका नाम भी बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे बाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। ओके, चलिए, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी आलोचना एवं प्रमुख आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साहित्यिक परिवर्तन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम लोग कैसे जानते हैं, हिंदी साहित्य को पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति थे वो, ठीक है। चलिए, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, नवीन आलोचना पद्धति। नवीन जो फिर न्यू अवधारणा रही थी आलोचना की उसको पढ़ना है। तो क्या, मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी आलोचना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक एक करके पहले शॉर्ट आंसर्स देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के उद्भव का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हम लोग को पता है कि क्या है, वो संस्कृत से हुआ है, आया है कि नहीं, संस्कृत से जन्म लिया हमारा हिंदी भाषा। तो संस्कृत और उसके अपभ्रंश, ठीक है। और हम लोग को ये पता होना चाहिए उसका सीक्वेंस क्या होता है। आई होप आपको भी पता होगा कि संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ओके, देखिए, खड़ी बोली भी क्या है, एक भाषा है। ये स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में ये कहाँ, दिल्ली के आसपास के राज्यों में बोला जाता था, दिल्ली, हरियाणा, यूपी। ओके, ये सब में बोला जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मुसलमान भारत में आए उसके बाद उनका लैंग्वेज क्या था, फारसी था। तो संपर्क बनाने के लिए एक लैंग्वेज उनको चाहिए हुआ होता था, तो वो दोनों मिश्रित करके क्या किए, खड़ी बोली को और ज़्यादा विस्तार हो गया वहाँ पे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद
खड़ी बोली से ही मानक हिंदी का जन्म हुआ है, ओके, जो आज हम बोलचाल में भाषा में यूज़ करते हैं। और यही क्या किया फिर, गद्य और पद्य दोनों में ही दोनों का विकास क्या हो पाया, संभव हो पाया, किससे, तो खड़ी बोली से, ठीक है। और इनके खड़ी बोली के जनक किनको माना गया, अमीर खुसरो जी को, ठीक है। उनका पद्य में तो मिला ही है, लेकिन गद्य में भी बोला जाता है कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जो कि हमें मिला नहीं है, लेकिन वो क्या है, वैज्ञानिक तौर पे बोला जाता है कि उनकी भी कुछ थी रचनाएं, ओके। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी के प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, तो हिंदी के प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, और क्या है, मैथिली है, ओके। ब्रज, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली, ओके, याद रहेगा आपको। चलिए 4 पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो कौन सी थी, हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आप याद रखिएगा, हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ओके। 5, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो देवनागरी जो लिपि है उसकी प्रमुख विशेषताएं को बताना है, तो क्या है, वैज्ञानिक संरचना है, स्पष्ट स्वर और व्यंजन है, मानकीकरण में सहायक है, ठीक है। चलिए 6 पढ़ते हैं। अब इसका वो शॉर्ट था, इसका लॉन्ग भी है नीचे, अब पहले इसका MJ7 का शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कहानी साहित्य का उद्देश्य क्या है, तो कहानी साहित्य का उद्देश्य क्या है, चलिए पढ़ते हैं। जीवन की वास्तविकताओं और मानवीय अनुभवों से परिचित कराना, तो ये होता क्यों है कि हमारे जो रियलिटी है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसी को हमसे क्या करवाते हैं, परिचित करवाते हैं, ठीक है। चलिए 2, क्वेश्चन नंबर 2, उपन्यास और कहानी में मुख्य अंतर क्या है, तो नॉवल और स्टोरी में क्या अंतर है, तो देखिए, कहानी संक्षिप्त घटनाओं पर आधारित होती है, क्या होती है, किसी घटना पर आधारित होती है, और उपन्यास विस्तृत कथानक और चरित्र विकास प्रस्तुत करता है, ठीक है। और उपन्यास नॉवेल क्या होता है, जैसे स्टोरी ऑफ हेलन केलर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आप ये पढ़े होंगे, इसीलिए हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, 9 क्लास में इन सब का था ये। तो इसमें क्या होता है, वो छोटे से लेके बड़े तक अपना सारा उसका अधिक उसके कैरेक्टर पे ध्यान देने के लिए ही मतलब बताया जाता है कि नहीं, तो सब। और कहानी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, किसी मुख्य घटना पे लिख दिया जाता है या फिर, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख शैली क्या है, तो उनकी प्रमुख शैली क्या है, समाज और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करना। वो हमेशा किसके बारे में लिखते थे, समाज के बारे में लिखते थे और ग्रामीण क्षेत्र के जीवन के बारे में लिखते थे, ठीक है। आप वही अभी पौष की रात देखे, 2 बैलों की कथा पढ़े होंगे, तो ये सब उनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञे की कहानी रोज का मुख्य संदेश क्या है, तो क्या है, आधुनिक जीवन की मानसिक उलझन और अकेलापन। तो हमारे आधुनिक जीवन की जो उलझने हैं और जो हम अकेलापन महसूस करते हैं सब कुछ होते हुए भी, उनके बारे में है, ओके। चलिए 5 नंबर में क्या है, भीष्म साहनी का तमस किस विषय पर आधारित है, तो 1947 के विभाजन की सामाजिक और धार्मिक समस्याएं। जो हमारा 1947 में जो विभाजन हुआ था वो सोशल और जो क्या बोलते हैं, धार्मिक समस्याएं आ रही थी, है कि नहीं, कैसे क्या होगा। चलिए MJ8, ठीक है। इसका भी शॉर्ट आंसर देखते हैं। हिंदी आलोचना का अर्थ क्या है, तो आलोचना अभी हम लोग पढ़े, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए, साहित्य के विश्लेषण, मूल्यांकन और विवेचना की प्रक्रिया, उसके कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका विश्लेषण क्या है, मतलब सब एक्यूरेट करने के लिए इसकी आलोचना किए गए थे। जो प्रमुख आलोचक हम लोग पढ़े थे, भारतेंदु जी थे, है कि नहीं। प्रमुख स्वतंत्रता पूर्ण हिंदी आलोचक कौन थे, तो स्वतंत्रता पूर्ण हिंदी आलोचक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ओके। चलिए 3 नंबर, स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है, हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचक कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, नंद दुलारे वाजपेयी जी थे, रामविलास शर्मा थे और नामवर सिंह थे, ओके। 4, नवीन आलोचना पद्धतियों में कौन कौन सी शामिल है, तो कौन है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और मार्क्सवादी आलोचना, ठीक है। चलिए 5 नंबर, हिंदी आलोचना का उद्देश्य क्या है, साहित्य और समझने की दृष्टि और आलोचना क्षमता का विकास करना। हिंदी आलोचना का उद्देश्य क्या है, ये क्यों जरूरी है, तो साहित्य को समझने के लिए उसके दृष्टिकोण को चेंज करना, हर तरीके से सोचना, ठीक है। चलिए अब हम आ गए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, ओके। चलिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास स्पष्ट कीजिए, तो हमारा पता है हमें अच्छे से, कहाँ से, चलिए एक बार पढ़ देते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा से हुआ है, बिल्कुल सही। समय के साथ संस्कृत के अपभ्रंशों से उत्तर भारत में हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप विकसित हुआ, तो कहाँ पे हुआ, उत्तर भारत में, ओके। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कवियों ने इस भाषा को साहित्यिक मान्यता दी,
कौन से काल के, तो मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के कवियों ने। ठीक है, चलिए। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे संत कवियों ने हिंदी के भावपूर्ण और सरल साहित्य प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने साहित्य से और भी ज़्यादा इसको विकास करने में हेल्प किए हैं, कि नहीं। चलिए। खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी साहित्य का आधार तैयार किया। तो हिंदी साहित्य का आधार क्या हो गया, खड़ी बोली। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का प्रचार और मानकीकरण बढ़ा। देवनागरी लिपि ने हिंदी को वैज्ञानिक और पढ़ने लिखने में सरल बनाया। ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा क्या बनाया, इजीली बनाया है, कि नहीं। चलिए। आज हिंदी न केवल भारत को एक सूत्र में बांधती है, बल्कि इसकी विविध बोलियां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। हिंदी का विकास प्राचीन संस्कृत से लेकर आधुनिक साहित्य हिंदी तक लगातार परिवर्तन, संवर्धन और सामाजिक उपयोग का परिणाम है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी के भौगोलिक विस्तार और विविध रूपों का वर्णन करें। तो देखिए, हिंदी भाषा उत्तर मध्य भारत के प्रमुख राज्यों में बोली जाती है, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली। हिंदी की कई बोलियां ऊपर भी हम लोग पढ़े कि है, ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, मैथिली है। ठीक है, चलिए। खड़ी बोली ने साहित्यिक हिंदी का रूप ग्रहण किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान और मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण है। ये हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, कि नहीं। कौन कौन सा संस्थान का बहुत ज़्यादा योगदान था, तो हिंदी अकादमी और केंद्रीय हिंदी संस्थान। हिंदी केवल राजभाषा नहीं, बल्कि संपर्क और सांस्कृतिक पहचान का भी माध्यम भी है। यह विविधता और व्यापक से जीवंत और सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाती है, कि नहीं। चलिए, प्रश्न 3। देवनागरी लिपि का विकास, वैज्ञानिकता और मानकीकरण समझाइए। तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। कहाँ से देवनागरी लिपि हमारा विकसित हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। इसमें प्रत्येक स्वर और व्यंजन का स्पष्ट चिन्ह है। लिपि की संरचना वैज्ञानिक है और इसे सिखाना सरल है, कि नहीं। अभी देखते हैं हम लोग संस्कृत को कितना टफ लगता है पढ़ने में, लगता है कि नहीं। देवनागरी लिपि ने हिंदी भाषा के मानकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्यिक हिंदी शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में इसका प्रयोग सहज और प्रभावशाली है। ठीक है, चलिए। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसी के इर्द गिर्द आएगा, आप आराम से लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए। MJ 7 का पढ़ते हैं। कहानी और उपन्यास साहित्य का महत्व बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं। कथा साहित्य जीवन के वास्तविक अनुभवों, मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करता है। कहानी छोटे घटनाक्रम और पात्रों के माध्यम से जीवन के मूल्य, संघर्ष और सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है। ठीक है, कहानी क्या बताती है, किसी भी छोटे घटनाक्रम को बताती है, किसी पात्र को बताती है, कि नहीं। और इसके माध्यम से क्या करती है, हमारे वैल्यूज़, स्ट्रगल और जो समाज में जो कुरीति है या रीति है, सबका मुद्दा को उजागर करती है और हमें बताती है, और हमारी संस्कृति से हमें क्या करती है, जोड़े रखती है, कि नहीं। उपन्यास विस्तृत कथानक और चरित्र विकास के माध्यम से समाज में मानव मन की जटिलताओं और उलझनों को प्रकाश डालती है। उपन्यास और कहानी साहित्य विद्यार्थियों को रचनात्मक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक शिक्षा भी यह साहित्य प्रदान करती है। चलिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर, शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए। उनकी शैली कैसी थी, हम जानते हैं कि बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, ग्रामीण, और क्या करते थे, ग्रामीण जीवन को व्यक्त। चलिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है। उन्होंने ग्रामीण जीवन, गरीब किसान और समाज के पिछड़े वर्ग के दुख सुख को वास्तविकता के साथ प्रस्तुत किया है। कोई उसमें मिलावट नहीं, एकदम जो है सो है, उनका अच्छे से उन्हें क्या किया, प्रस्तुत किया। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। उनकी भाषा बहुत सरल है, स्पष्ट और क्या है, प्रभावशाली है। जैसे कुछ रचनाकारों का थोड़ा जटिल होता है, जिसे आम लोगों का समझना बस की बात नहीं है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का कोई भी रचना पढ़िएगा तो आप अपने से बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं। ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों में नैतिक और सामाजिक संदेश गहरे रूप में शामिल है। उदाहरण के लिए पूस की रात में सर्दी, भूख और कठिन परिस्थितियों में मानव संघर्ष दिखाया गया है। उनकी कहानियाँ विद्यार्थियों को सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों से अवगत कराती है। ओके, आप इसमें और भी ऐड करके लिख सकते हैं अगर आपको मन होगा तो। चलिए। भीष्म कहानी के उपन्यास तमस का संक्षिप्त विश्लेषण करें। ठीक है। भीष्म कहानी का तमस 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उपन्यास धार्मिक और सामाजिक संघर्ष, हिंसा और मानव पीड़ा को प्रस्तुत करता है। लेखक ने विभाजन के समय भय, आतंक और मानवीय संवेदनाओं का यथार्थपूर्ण ढंग से दिखाया। सोचिए कैसा माहौल रहा होगा, है कि नहीं।
हम जानते हैं कि बस हमारे जो महापुरुष रहे हैं, संघर्ष जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने तो अपना बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन जो हमारे उस टाइम के कवि थे, रचनाकार थे, साहित्यकार थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इन्हें भी हम कभी भूलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ तक था, हाँ। मानवीय संवेदनाओं को यथार्थपूर्ण रंग से दिखाए। उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य पाठक और मानवीय सहानुभूति और सामाजिक चेतना से अवगत कराना है। तमस समाज में सहिष्णुता या सह अस्तित्व और धार्मिक सद्भाव की आवश्यकता पर बल देता है। चलिए, प्रश्न 1 है MJ8 से, हिंदी आलोचना की अवधारणा और उद्देश्य बताइए। हिंदी आलोचना साहित्य के विश्लेषण, मूल्यांकन और विवेचना की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य साहित्य को समझने की दृष्टि में विकास करना है। जैसे हम साहित्य को देखते हैं उसमें और मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है। ये नहीं कि पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता, नहीं, थोड़ी सही दिशा में, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। चलिए, पाठक और आलोचनात्मक क्षमता उत्पन्न करना है। हिंदी आलोचना में स्वतंत्रतापूर्ण और संवादोत्तर काल के प्रमुख आलोचक शामिल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाप्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की मानकता और साहित्यिक मूल्य पर जोर दिया है। स्वतंत्रोत्तर आलोचक जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के विश्लेषण किया है। नवीन आलोचना पद्धतियों में मनोविश्लेषणवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण शामिल है। चलिए, अब हम ना क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आपको PDF कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ऐप से मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद और भी क्वेश्चन है बहुत सारा, तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अब नवीन आलोचना पद्धतियों का संक्षिप्त विवरण दे, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप चाहें तो आप PDF से भी लिख सकते हैं या आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं, आपको जैसा इच्छा होगा आप वैसे कीजिएगा, ठीक है। मेजर पेपर 6, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास समझाइए। तो ये तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ गए हैं, है कि नहीं। हिंदी के भौगोलिक विस्तार का, विभिन्न बोलियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी देखे थे कहाँ कहाँ बोला जाता था, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। वही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन था। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप चाहें तो क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आंसर तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जैसा इच्छा होगा आप वैसे कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस